हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमान एकेडमी। यहाँ मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसका मैं जीके जीएस वाला पार्ट करवा रही हूँ। साथ ही देख रहे हैं अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, ये परीक्षा आयोजित की गई थी 11 जनवरी 2023 को, शिफ्ट है सेकंड। देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और देखेंगे साथ में अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य भी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 2019 में कथकली नृत्य शैली के लिए जो पद्म सम्मान से सम्मानित, पद्मश्री से, ठीक है, तीन प्रकार के पद्म अवार्ड होते हैं, पद्मश्री, भूषण और विभूषण। ये किया गया था मिलना साल्विनी को 2019 में। तो अगर ये भी प्रश्न आ जाए कि कथकली की नृत्यांगना कौन सी है, तो मिलिना साल्विनी कथकली से जुड़ी है। 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जैविक उर्वरक, अजैविक, अजैविक तो होगा ही नहीं है ना, रासायनिक उपकरण या अपशिष्ट पदार्थ। तो ये किया जाता है जैविक उर्वरक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? पहला, जैविक उर्वरक के रूप में गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है और ये ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर ईंधन के रूप में आ जाए तो भी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो क्या बोलते हैं, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम है, ये है कर्नाटक में। और तो कर्नाटक यहाँ पे ऑप्शन नहीं, तो क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार संहित संबंधित है? मूल अधिकार, तो मूल अधिकार देखो किससे संबंधित है? भाग 3 से संबंधित है। ठीक है, अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। छह, अगर प्रकार की बात की जाए तो 6 प्रकार के हैं। ठीक है, अब इसका तो आंसर ये हो गया। ठीक है, और ये लिए कहाँ गए हैं मूल अधिकार? तो ये लिए गए हैं यूएसए से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने? तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल करंट का है, कंप्लीटली पूरी तरीके से किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया था? तो जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया था? तो इन्होंने किया था 15 अगस्त 2019 को। तो इसमें ऑप्शन है 2019, डेट क्या हो जाएगी? 15 अगस्त। 15 अगस्त 2019 को ये ग्रामीण परिवार को जल का कनेक्शन प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं? सबको अच्छे से पता होगा, दशहरा, जन्माष्टमी, होली या दिवाली। तो ये दिवाली का त्योहार है जिसमें इसे रोशनी का त्योहार भी बोला जाता है। ठीक है, और ये पूरे विश्व भर में भी जो हिंदू लोग हैं वो लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैसों को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है? बस, पाइपलाइन, केबल या हवाई मार्ग? सो तेल को हवाई मार्ग या केबल, बस बिल्कुल नहीं, ये है पाइपलाइन। पहले पाइपलाइन का प्रयोग जो किया जाता था वो किया जाता था अ, पानी के, मतलब कि पानी के साधन, पानी के परिवहन के साधन के रूप में, यानी कि पानी का पहुंचाने के लिए। लेकिन अब इसका तेल के लिए उपयोग किया जा रहा है, पेट्रो पदार्थों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो देखो, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुराधा पांडे, सोनल सिंह, उदय शंकर या बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज देखो कथक से संबंधित है। ठीक है, तो इनका आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। ये भरतनाट्यम से और साथ में ये संबंधित है किससे? ओडिसी से। ये दो शास्त्रीय नृत्यों की नृत्यांगना है। 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, मैंने पिछले वीडियो में कवर करवाए हैं। और इनको 1992 में और 1992 में और 2003 में 2 पद्म अवार्ड मिलते हैं। एक ये वाला है पद्म भूषण, एक पद्म भूषण मिलता है 1992 में, और पद्मश्री मिलता है, पद्म विभूषण मिलेगा ना, पद्मश्री नीचे तो जाते नहीं ना। पद्म विभूषण मिलता है 2023 में। और सबसे कम उम्र की हैं ये जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिलना है, नर्तक नर्तकी के रूप में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वशासन वाली संस्था है। तो ये कौन सी है? ये है पंचायत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा थर्ड, पंचायत। अब देखो 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है ना, ये जोड़ी जाती है ग्राम पंचायत से संबंधित है। और इसको जोड़ा किसके द्वारा जाता है? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। और इसमें कितने हैं? 29 विषय हैं। ये सभी प्रश्न पूछे गए 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 11वीं अनुसूची से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और अगर इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल इसमें क्या है? आर्टिकल इसमें 243 से लेकर के 243 ओ, पार्ट ओ तक इसमें आर्टिकल संबंधित है। और आर्टिकल जो 243 खा है ना, डी, 243 डी यानी कि घा, ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। किसमें किया गया? 43 डी में। तो इतने सारे ऑप्शन इसके, इतने सारे तथ्य यहाँ से बन रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन है किसके? क्रिकेट के। लक्ष्य सेन है बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन किस खेल से? क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? लक्ष्य सेन का संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? खाने संबंधी विकार, तंत्र विकास संबंधी विकार, बाइपोलर संबंधी विकार या चिंता संबंधी विकार। तो देखो ये होता है खाने संबंधी विकार। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 1। बुलिमिया जो है ये क्या होता है? ये खाने संबंधी एक बीमारी है। इससे क्या होता है? अत्यधिक खाने से ये उत्पन्न होता है। बहुत ज्यादा खाने के बाद में इंसान स्वयं से उल्टी करना चाहता है, और ये इसको मानसिक बीमारी भी समझा जाता है। ठीक है, तो ये बुलिमिया क्या है? खाने संबंधी, इसको बिंजिंग भी बोला जाता है। ठीक है, इसको बिंजिंग भी बोला जाता है। अगर बिंजिंग आ जाए तो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिंजिंग भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खाने को बुलिमिया बोला जाता है। खाने के बाद उल्टी करने की जो कंडीशन होती है। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत की मुख्य रूप से अपने मतलब किस प्रकार के उद्योगों के लिए जाना जाता था? ये तो बहुत ही फेमस है, ये हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था, है ना। जो भारत है, स्टार्टिंग में क्या था? ब्रिटिश शासन से पहले भारत सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती, रेशमी, और जो कीमती पत्थर हो गए, और जो यहाँ का हथकरघा उद्योग था ना, उसके लिए फेमस था, विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, बाद में ये ब्रिटिश नीति आती है, जो इसके कारण इन जो उद्योग होते हैं इनमें काफी गिरावट देखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करता है? करने के प्रतिदश सर्वेक्षण करता है? तो किसके द्वारा जो निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो देखो 5 वर्ष में किया जाता है ये, एवरी 5 ईयर में किया जाता है, और ये किया जाता है NSSO द्वारा। ठीक है, NSSO द्वारा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। नहीं, अभी तो क्वेश्चन नंबर 16 है। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये 16 का आंसर करंट का है, इसका आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता। पर ये क्वेश्चन काम करें, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो देखो भारत के बारे में देखो, भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसको बोलते हैं 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये विश्व के क्षेत्रफल का, अगर विश्व के क्षेत्रफल को 100% मान लिया जाए तो भारत है 2.4%। क्रम में अगर पूछा जाए तो ये है 7वां। ठीक है, लेकिन जनसंख्या में पूछा जाए तो ये सारा डेटा बता रहे हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो 2011 की जनगणना के उनका जनसंख्या में क्रम कौन सा है? सेकंड। ठीक है, जनसंख्या में कौन सा क्रम, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग तो ये फर्स्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन उस समय दूसरा था, है ना। क्षेत्रफल में देश में 7वां है, विश्व में 7वां है, 2.4% है, और 32,80.38 मिलियन या फिर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.2। और जो ये जनसंख्या जो कवर करता है वो 7.5% जनसंख्या को कवर करता है। विश्व की 7.5% जनसंख्या रहती है भारत में, और विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इतने तक से ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया बिताया ठीक है, और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया था? तो देखो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे हेनसांग।
तो याद रखना हिमसांग आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। और ये कौन थे? ये थे यूनानी, ठीक है? ये यूनानी थे और इन्होंने अ, और जो हर्षचरित है, ठीक है? हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं। एक हर्षचरित है जो हर्षवर्धन की जीवनी है, हर्षवर्धन की जीवनी है। और उसे लिखा किसने था? इसे लिखा था हर्षवर्धन के दरबारी हुआ करते थे वाण भट्ट। तो पूछा जाता है हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो की थी वाण भट्ट ने। ये हर्षवर्धन के दरबारी थे और हर्षवर्धन के समय आया कौन था? हिमसांग आया था, जो विदेशी था, यूनानी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी किस वर्ष झांसी विलय नीति के तहत विलय करता है? यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को, विलय नीति इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है, या राज्य की हड़प नीति भी बोला जाता है, राज्य की हड़प नीति भी बोला जाता है। इसे लागू किसने, ये लागू की गई थी 1848 से लेकर के 1854-56 के बीच में, 56 तक चली थी। और इसके बाद में इसे लाया कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और दिल्ली सॉरी झांसी को कब मिलाया गया था? झांसी को मिलाया गया था 1954, 1854 में, सॉरी 1900 नहीं, 1854 में इसको मिलाया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य मिला लेता है अपने में। और इसका राज्य हड़प नीति थी, होती क्या थी? इस सिद्धांत द्वारा ऐसा घोषित किया गया था कि यदि कोई भारतीय शासक होता है और उसका अपना कोई पुत्र नहीं है और वो बिना पुत्र के ही मारा जाता है या मर जाता है, तो फिर उसे दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं था और उसका राज्य जो होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा, या व्यापगत, इसको व्यापगत सिद्धांत भी बोला जाता है, व्यापगत सिद्धांत, ठीक है। तो राज्य क्या हो जाएगा? व्यापगत हो जाएगा, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि लास्ट है इस वीडियो का। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, ये हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है, बर्तन किससे बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20। तो बर्तन बना होगा तांबा का, ठीक है। तांबा का अगर बर्तन बना होगा तो ये क्या करता है? हवा के संपर्क में ऑक्सीकरण करता है, जिससे क्या होता है? हल्की हरी रंग की कोटिंग जमा हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे 20 जो मैंने इस वीडियो में देखे, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो करके सभी जितने भी 2023 के जितनी भी ऑल शिफ्ट हैं वो कवर करवा रहे हैं। तो जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा उनको भी मदद मिल जाएगी। और अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।